लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि जो वर्क डन है वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, और इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा था कि वर्क डन उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर होते हैं उस समय पे हम लोग एफ एस कोस थीटा ये फॉर्मूला का यूज करते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं। तो इसके बेसिस पे मैंने आपको समझाया था कि पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा और पॉजिटिव वर्क डन के क्या एग्जांपल होंगे। पॉजिटिव वर्क डन के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस थी, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये थी कि जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में इट शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड इक्वल टू 0 डिग्री एंड इट शुड बी लेस देन 90 डिग्री। 0 डिग्री के इक्वल हो या 0 डिग्री से ग्रेटर देन हो और 90 डिग्री से लेस देन होना चाहिए। तो अगर एंगल 0 से 90 के बीच में रहता है तो उस केस में आप जो भी वर्क डन कैलकुलेट करेंगे वो वर्क डन आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। पॉजिटिव वैल्यू क्यों आएगी? क्योंकि 0 से 90 के बीच में कोस थीटा की वैल्यूज क्या होती हैं? कोस थीटा की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। तो अगर कोस थीटा की पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वर्क डन भी पॉजिटिव आएगा। ओके, फिर मैंने आपको इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए थे, लाइक अ पर्सन इज कैरिंग ए लोड फ्रॉम द ग्राउंड। एक पर्सन जो है वो किसी लोड को या लगेज को कैरी कर रहा है ग्राउंड से और ऊपर की तरफ उसको रेज कर रहा है। तो इस केस में वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। सो दिस इज द केस व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन एंड एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल है तो पॉजिटिव वर्क डन है, cos थीटा की वैल्यू +1 आएगी उस केस में। इसके अलावा हमने एक एग्जांपल ये लिखा था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो मतलब कि वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा। फ्री फॉल के केस में कौन पॉजिटिव वर्क डन करेगा? तो आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे, रिलीज करने पर ये मैंने इसको यहाँ होल्ड करके रखा हुआ था और ये ग्राउंड की तरफ आएगा। तो ग्राउंड की तरफ इसके मूव करने का क्या रीजन है? ग्रेविटेशनल फोर्स इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये ऐसा मूव करेगा और यही डायरेक्शन क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट की होगी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है, दे आर एट द सेम लाइन ऑफ एक्शन, दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे है, तो उस केस में एंगल 0 डिग्री होगा। फिर से वर्क डन जो कैलकुलेट करेंगे वो पॉजिटिव होगा। तो स्टेटमेंट ये बनेगी, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्री फॉल में कैसा वर्क डन करता है? पॉजिटिव वर्क डन करता है। और पॉजिटिव वर्क डन करता है, इसका एविडेंस क्या है? इसका एविडेंस ये है कि वो जो ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल करता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। वेलोसिटी का बढ़ना मतलब कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। तो वेलोसिटी इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। नेगेटिव वर्क डन होता तो एनर्जी डिक्रीज होती, काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब हम लोग नेगेटिव वर्क डन का केस स्टडी करते हैं। तो सेकंड वर्क का नेचर हो सकता है नेगेटिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द कंडीशन नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन के लिए एंगल जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब कि 91, 92, 93 इस तरह से होना चाहिए। 90 नहीं होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री लिखा हुआ है। एंड इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। cos 180 -1 होता है। cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो 180 डिग्री से लेस देन हो या 180 डिग्री के इक्वल हो तब भी नेगेटिव आएगी cos थीटा की वैल्यू। सो व्हेन थीटा is between 90 degree and 180 degree, then cos theta is having negative value। आपको इसकी नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी और अगर cos theta नेगेटिव आएगा तो वर्क डन विल आल्सो हैव ए नेगेटिव वैल्यू। तो ये इसका कंडीशन हो गई। तो इसकी कंडीशन आपको क्लियर है? जब एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 से 180 के बीच में होगा तो उस केस में cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी और cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है कि वर्क डन भी कैसा होगा? वर्क डन भी नेगेटिव होगा। ओके, इसके बाद में अब हम लोग इसका एक स्पेशल केस पढ़ते हैं। वो स्पेशल केस है मैक्सिमम वर्क डन का, मैक्सिमम नेगेटिव वर्क डन। मैक्सिमम नेगेटिव वर्क डन कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो एक स्पेशल केस में आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम उसके बाद में डिस्कस करते हैं
इसके एग्जांपल्स को। स्पेशल केसेस, मैक्सिमम नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन कर रहे हैं लेकिन मैक्सिमम कर रहे हैं। मैक्सिमम करने से क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा वो जल्दी से रुक जाएगा। तो मैक्सिमम वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन कैसे किया जा सकता है? ऐसा करने के लिए आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारे पास एक मूविंग बॉडी थी, एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा था, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, और ये इस डायरेक्शन में ऐसा मूव कर रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है वो उसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो मैंने आपको इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बता रखी है। एंड दिस इज ए मूविंग ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विद द v वेलोसिटी। ये v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को रोकना है। रोकने के लिए, इसको रेस्ट में लाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा है उस मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। और जैसे ही आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो यहाँ पर मैंने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ऐसा फोर्स लगाते ही हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, और अगर इसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हम कैसा वर्क डन कर रहे हैं, इस पे नेगेटिव वर्क डन कर रहे हैं। तो नेगेटिव वर्क डन करने से मूविंग ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज किया जा सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। अब हमें इस ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में लाना है, तो ऐसा करने के लिए मैंने इस पर ब्रेक फोर्स लगाया, और ब्रेक फोर्स जो होता है वो किस डायरेक्शन में काम करता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। तो इस केस में आपको क्लियरली दिख रहा है कि फोर्स इस डायरेक्शन में है एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन। आप फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो कुछ दूर डिस्प्लेस होगा, उसके बाद वो रेस्ट में आएगा, और फाइनली ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा। अब आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखना है। फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। यू हैव टू मेजर द एंगल फ्रॉम फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट। दिस एंगल इज 180 डिग्री, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच में कितना एंगल आ रहा है, 180 डिग्री। So now we will calculate the work done. वर्क डन में हम लोग लिखेंगे एफ एस कोस 180 डिग्री। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। आपने जो टेबल बना रखी है कोस थीटा की, उसमें आप वैल्यू देख लीजिए, कोस 180 डिग्री इज -1। तो -1 आप जैसे ही पुट करेंगे वर्क डन आएगा माइनस एफ एस, एंड दिस इज द नेगेटिव वर्क डन, एंड दिस इज द मैक्सिमम नेगेटिव वर्क डन। अगर आप जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तब भी ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, और जल्दी रुकेगा। ये कुछ 1 मीटर या 2 मीटर डिस्प्लेस होगा, उसके बाद ये रुक जाएगा जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप फोर्स लगा रहे हैं 120 डिग्री के एंगल पे, उस केस में इसको रुकने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि तब आप क्या नहीं कर रहे होगे, तब आप नेगेटिव वर्क डन तो कर रहे हैं लेकिन मैक्सिमम नेगेटिव वर्क डन नहीं कर रहे। तो मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ इसका। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसके नीचे व्हील्स लगे हुए हैं एंड दिस इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये इस सरफेस पे मूव करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब आपने इसके ऊपर रस्सी बांधी, इस तरह से इसको थ्रेड से टाई किया और फोर्स लगाना शुरू किया इस डायरेक्शन में। गाड़ी आगे की तरफ जा रही थी, आपने रस्सी बांधी और उसको अपनी तरफ पुल करना स्टार्ट किया। तो आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं लेकिन गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, इन दिस डायरेक्शन। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है वो एंगल आ रहा है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री पे कितना वर्क डन होगा? वर्क डन तो नेगेटिव ही होगा लेकिन मैक्सिमम नेगेटिव वर्क डन नहीं होगा। अब इसमें वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, कितना आ रहा है देखिए। फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड कोस 120 डिग्री। So work done will be force into displacement cos 120। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। तो -1/2 आप जैसे ही लिखेंगे ये आ जाएगा माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई 2। ये वर्क डन होगा। इस केस में वर्क डन होता है जब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं मोशन के, तो उस केस में वर्क डन होता है -Fs। लेकिन जब आप 120 डिग्री पर फोर्स लगाते हो तो उस केस में वर्क डन होता है -Fs डिवाइड बाई 2। मतलब वर्क डन हाफ हो गया, हाफ वर्क डन कर रहे हैं आप इस केस में।
अगर हाफ वर्क डन कर रहे हैं तो ये कुछ दूर जाकर के रुकेगी। तो जब आप इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ये जल्दी रुक जाएगी गाड़ी, और जब आप 120 डिग्री पर फोर्स लगाओगे तो कम वर्क डन होगा। अगर वर्क डन कम होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में धीरे धीरे चेंज आएगा और इसको रुकने में टाइम लगेगा। ओके, तो ये भी नेगेटिव वर्क डन का केस है, ये भी नेगेटिव वर्क डन का केस है, लेकिन ये मैक्सिमम नेगेटिव वर्क डन। तो अगर आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को कम डिस्प्लेसमेंट में रोकना चाहते हैं या उसको जल्दी रोकना चाहते हैं, कम टाइम में रोकना चाहते हैं, तो उस केस में जो फोर्स लगाना होगा वो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तब जाकर के नेगेटिव वर्क डन होगा और मैक्सिमम नेगेटिव वर्क डन होगा। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके एग्जांपल्स, नेगेटिव वर्क डन के एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एग्जांपल्स में हम लोग इसमें सबसे पहले ब्रेक फोर्स का एग्जांपल लिखते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया ब्रेक फोर्स का। द वर्क डन बाय द ब्रेक फोर्स, वर्क डन कौन करेगा? ब्रेक फोर्स वर्क करेगा। द वर्क डन बाय द ब्रेक फोर्स ऑन ए मूविंग व्हीकल, जो भी व्हीकल मूव कर रहा है उस पर वर्क डन करेगा नेगेटिव। द वर्क डन बाय द ब्रेक फोर्स ऑन ए मूविंग व्हीकल इज नेगेटिव। नेगेटिव वर्क डन है, इसका एविडेंस क्या है? इसका एविडेंस ये है कि वो जो व्हीकल है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। वेलोसिटी का डिक्रीज होना ये बताएगा कि उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा। सो द व्हेन वर्क इज डन बाय द ऑब्जेक्ट देन इट्स एनर्जी विल डिक्रीज। आप ब्रेक फोर्स लगा रहे हैं लेकिन गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, तो उस केस में व्हीकल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में वर्क डन करना पड़ रहा है, और जब व्हीकल वर्क डन करता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और व्हीकल को वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ब्रेक फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन कर रहा है। ओके, तो बस सिंपल सा याद रखिए, ब्रेक फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, एंगल 180 डिग्री आएगा इस केस में, और 180 डिग्री एंगल पे क्या होता है? cos 180 -1 होता है, तो ये नेगेटिव वर्क डन आएगा। So the work done by the brake force on a moving vehicle is negative. Second case, हम लोग ये स्टडी करते हैं। कल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था पॉजिटिव वर्क डन का, उसी एग्जांपल से हम लोग नेगेटिव वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं। आपने ये पढ़ा था कि एक पुली है, उसके सामने एक लगेज पड़ा है, तो ये लगेज को यहाँ से कैरी करना स्टार्ट करता है और ग्राउंड से ऊपर की तरफ इसको रेज करता है। तो जब ये इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन पर लेकर के आता है तो इसको वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट को हमेशा किस तरफ अट्रैक्ट कर रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रही है। तो इसको इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट करता है यहाँ से यहाँ तक। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और ऊपर की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस केस में वर्क डन कैसा आएगा? वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो जब मैं बोलता हूं द वर्क डन बाय द पुली ऑन द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, व्हेन ए पुली इज कैरिंग ए लगेज फ्रॉम द ग्राउंड देन इट इज डूइंग द पॉजिटिव वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, तब वो ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है। लेकिन ग्रेविटी कैसा वर्क डन कर रही है? ग्रेविटी नेगेटिव वर्क डन कर रही है। ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है? अब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन नहीं दिखाते, हम लोग डायरेक्शन दिखाते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है क्योंकि कुली उस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठाएगा और अपवर्ड डायरेक्शन में रेज करेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्किंग कंटिन्यूअसली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रहा है और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। वो ऑब्जेक्ट को उठा करके ऐसा ऊपर की तरफ लेकर के जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो अब इसमें क्लियरली दिख रहा है कि ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इन दोनों के बीच में कितना एंगल आ रहा है? 180 डिग्री एंगल। तो ये 180 डिग्री एंगल है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर लिखेंगे when pulley is
carrying a load from ground and raised to a height. Then work done by gravitational force. Then the work done by gravitational force is negative. और अगर मैं ऐसा बोलता वर्क डन बाय पुली, तब आप बोलते पॉजिटिव। जब ये लगेज को ग्राउंड से ऊपर की तरफ उठाएगा तो पुली तो इस पर पॉजिटिव वर्क डन करेगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से कैरी करने के लिए उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, मस्कुलर फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 डिग्री आएगा, देन पुली इज डूइंग द पॉजिटिव वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके साथ साथ ग्रेविटी भी वर्क कर रही है। अब लगेज ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि वो मस्कुलर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, तो लगेज अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ग्रेविटी हर समय डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगा रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो ग्रेविटी इस पर नेगेटिव वर्क डन कर रही है। तो इस केस के लिए दो स्टेटमेंट बनती हैं। पहली स्टेटमेंट पुली के लिए बनती है, दूसरी स्टेटमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए बनती है। पुली के लिए क्या स्टेटमेंट बनेगी? द वर्क डन बाय द पुली ऑन द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव। पुली इस पर पॉजिटिव वर्क करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर नेगेटिव वर्क डन करेगा। अगर नेगेटिव वर्क डन कर रहा है तभी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही। Okay, now we will discuss the next topic, which is zero work done. Zero work done दो केसेस में हो सकता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री हो, एंगल 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। सेकंड, जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, उस केस में भी कैसा वर्क डन होगा? जीरो वर्क डन होगा। So next is third point, zero work done. जीरो वर्क डन में सबसे पहला केस है when force and displacement are perpendicular to each other. Are perpendicular to each other. दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे, तो उस केस में वर्क डन 0 आएगा। अब इसका एग्जांपल सुनिए। सबसे पहले इस केस के लिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन में देखिए क्या होगा। सबसे पहली बात, हमें पता है कि सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करेगा। तो यहाँ पर सेंटर में है अर्थ और ये है मून, तो हम लोग अर्थ और मून का सिस्टम ले रहे हैं। तो जो मून है वो यहाँ पर था, तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ, मोशन की डायरेक्शन, तो मुझे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और अर्थ इस मून को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और यू कैन से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द मून। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, एंगल 90 डिग्री है। तो इसका मतलब अर्थ मून के ऊपर कोई वर्क डन नहीं कर रही। अगर वर्क डन करती तो क्या होता? मून की वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो जाती या वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती। अगर पॉजिटिव वर्क डन होता मून के ऊपर, अगर अर्थ जो है वो मून पे पॉजिटिव वर्क डन करती, तो मून की वेलोसिटी बढ़ जाती और ये अर्थ से दूर चला जाता। लेकिन अगर अर्थ इस पर नेगेटिव वर्क डन करती तो मून की वेलोसिटी डिक्रीज होती। मून की वेलोसिटी डिक्रीज होती तो वो धीरे धीरे अर्थ की तरफ आना स्टार्ट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब अर्थ मून के ऊपर कोई वर्क डन नहीं कर रही है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री एंगल है। जब ये मून यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा तो ये इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है,
तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री। मून जब यहाँ पर आ जाएगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है कंटिन्यूअसली, उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। दिस इज द सर्कुलर मोशन। तो जब ये मून यहाँ पर आएगा, ये इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी और फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, अभी भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। So in the circular motion of an object, the force and displacement are always perpendicular to each other. Centripetal force is always perpendicular to the direction of motion of the particle. तो इस केस में वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो क्यों आएगा उसकी बात करते हैं। When force and displacement are perpendicular to each other, तो सर्कुलर मोशन में फोर्स डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना होगा, थीटा 90 डिग्री होगा, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, एंगल आ रहा है 90 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन कोस थीटा, 90 डिग्री पर कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अगर कोस थीटा जीरो आ रहा है, देयरफॉर वर्क डन, अगर कोस थीटा जीरो है तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, जीरो। तो यहाँ पे ये पुट करेंगे एफ इंटू एस इंटू जीरो, और जीरो के मल्टीप्लाई में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है तो ये जीरो हो जाएगा। सो दिस इज द जीरो वर्क डन। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 एंगल होगा उस समय पर जीरो वर्क डन होगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। अब इसके एग्जांपल्स के बारे में सुनिए। एग्जांपल्स ये है, द वर्क डन बाय, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द मून इज जीरो। और रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द मून इज जीरो। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून पे जीरो वर्क कर रहा है। सेकंड एग्जांपल, एक एग्जांपल और पढ़ते हैं इसका, cos 90 डिग्री का एंगल। ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और ग्रेविटी हमेशा उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करती है, तो इस एग्जांपल को भी हम लोग जीरो वर्क के लिए यूज कर सकते हैं, या पुली वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल, यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। एक पुली है जिसने लोड को कैरी किया, ये जो लोड है उसने अपने सर के ऊपर रखा, इस तरह से अपने हेड पे प्लेस किया, ग्राउंड से उठा करके अपने हेड पे रख दिया, और ये इस डायरेक्शन में आगे जा रहा है। अगर ये इस डायरेक्शन में आगे जा रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ये इसकी मोशन की डायरेक्शन है। तो ये अपनी पोजीशन ए से पोजीशन बी पे पहुंच जाता है, और इस पोजीशन पर आने तक ये जो लोड है, ये जो लगेज है, वो उसके हेड के ऊपर ही रहता है। तो ए से बी पोजीशन पे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, प्लेटफॉर्म पर वो उस लगेज को कैरी करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये यहाँ से यहाँ तक जा करके डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये फोर्स तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा या बैकवर्ड लगाएगा, ये बैकवर्ड फोर्स लगाएगा। वॉकिंग करते समय हम लोग एक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स हमें रिएक्शन फोर्स देता है, और वो जो फ्रिक्शन फोर्स है वही रिएक्शन फोर्स हमें देगा, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ पुश होंगे। तो हम फ्लोर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं तो फ्लोर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है वॉकिंग के समय। जब हम लोग चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता। ओके, so this is the displacement from position A to B, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। ये जो ऑब्जेक्ट इसने कैरी कर रखा है, उस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी हमेशा कहाँ खींच रही है, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड इस डायरेक्शन में कैरी करके लेके जा रहा है। तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर आएगा, तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इधर है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो इनके बीच में कितना एंगल आ रहा है, 90 डिग्री। So when a pulley is carrying a luggage from one place to another place on the platform, then the
एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। कौन से फोर्स और कौन से डिस्प्लेसमेंट में? ग्रेविटेशनल फोर्स और ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन कितना होगा? 0 डिग्री। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखते हैं। व्हेन a pulley carrying a load on his head, जब वो किसी लोड को कैरी करता है, किसी लगेज को कैरी करता है अपने सर के ऊपर, तो अपने सिर के ऊपर ही कैरी कर रहा है लगेज को। मैंने पुली कैरिंग ए लोड ऑन हिज हेड एंड मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म then the work done by gravitational force is zero. Then the work done by the gravitational force is zero. तो लगेज जो है वो इस डायरेक्शन में आगे जा रहा है, ग्रेविटी उसको हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रही है। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कैरी करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो उस केस में, जैसे कि मेरे पास ये डस्टर है, इस डस्टर को मैं इस पोजीशन से, ये मेरी पोजीशन है, यहाँ से कैरी करके मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको लेकर के जा रहा हूँ, तो उस केस में ये इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और ग्रेविटी हर समय इसको कहाँ खींच रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ ही काम कर रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, तो ये इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री एंगल पे। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैरी करते हैं, उस समय पर ग्रेविटी उस पर कोई वर्क नहीं कर रही होती है, बस उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए। वो ऑब्जेक्ट उसके हेड पर था तो उसके हेड पर ही रहेगा। अगर उसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज हो रही है, तब ग्रेविटी उस पर वर्क कर सकती है। तो इसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बदलनी चाहिए। ये ऐसा ऑब्जेक्ट अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए। अगर अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ये ऑब्जेक्ट, तो उस केस में क्या होगा? ग्रेविटी इस पर वर्क डन करेगी। ओके, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदलनी है, पोजीशन बदल दी तो ग्रेविटी वर्क डन कर सकती है। तो ये इसके दो एग्जांपल हैं। अब हम लोग इसमें स्टडी करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये होगा कि जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो या व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, मतलब एस की वैल्यू जीरो आएगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किसी एंगल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन क्या नहीं हो रहा? डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। जैसे कि हम लोग वॉल को पुश करते हैं, तो वॉल को पुश करने पर हम उस पर फोर्स तो लगाते हैं, लेकिन वो वॉल डिस्प्लेस नहीं होती है। तो उस केस में हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन क्या नहीं हो रहा? लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम लोग जब वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे जीरो और यहाँ पे लिखेंगे कोस थीटा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उस केस में नो वर्क डन। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन करने के लिए क्या जरूरी है? डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। देखो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, वॉल मूव नहीं कर रही है, जो दीवार है वो मूव नहीं कर रही है। ये वॉल थी, आपने इस वॉल के ऊपर फोर्स लगाया, ये वॉल तो मूव नहीं की, लेकिन इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट होता है। ये सॉलिड है, तो सॉलिड के पार्टिकल इस तरह से फिक्स पोजीशंस पे रहते हैं और उनके बीच में कुछ फिक्स गैप होते हैं। तो जैसे ही आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, यहाँ पर शेप चेंज होता है। ये पार्टिकल जब आप इस पे फोर्स लगाओगे तो ये इस तरह से हो जाएगी, ये पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बदल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं, माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा वो। अगर हम उसको देख नहीं पाएंगे तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा फिर वर्क डन में, क्योंकि न्यूटन ने ये जो फॉर्मूलाज लिखे थे ये मैक्रोस्कोपिक, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं उसके बेसिस पे लिखे थे। तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअल में वर्क डन होता है, लेकिन अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि वॉल पर हमने फोर्स लगाया और वॉल डिस्प्लेस ही नहीं हुई, इसका मतलब वॉल के ऊपर जो वर्क डन है वो जीरो है। लेकिन एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट वॉल का नहीं हो रहा, वॉल के अंदर जो पार्टिकल है वो अंदर की तरफ डिस्प्लेस हो रहे हैं। अब जैसे ही आप फोर्स हटाते हैं,
जो एनर्जी इनमें स्टोर हुई थी उस एनर्जी से ये पार्टिकल फिर से कहाँ आ जाते हैं, ये पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। ये जो वर्क डन है ये आपको रबर के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे कि आपके पास इरेजर होता है, इरेजर को आप लोग कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली स्पेस्ड हो जाते हैं। अब आपने उसको कंप्रेस करने में जो एनर्जी, जो वर्क डन किया वो उसमें स्टोर हो गया, लेकिन जैसे ही आप उसको रिलीज करेंगे, रिलीज करते ही वो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। शेप को रीगेन कर लेता है तो मतलब कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे उन्होंने उस एनर्जी को स्टोर कर लिया था, उस वर्क डन को स्टोर कर लिया था। अब जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स हटाया वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, तो अब वर्क डन किसने किया, पार्टिकल्स ने किया। पार्टिकल ने एक दूसरे पर फोर्स लगाया, रिपल्शन फोर्स लगाया और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा आ गए। तो शेप चेंज करने में भी वर्क डन होता है और वो वर्क डन स्टोर होता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सेकंड केस ये है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। आप फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, उस केस में क्या कैलकुलेट किया जाएगा, उस केस में बोला जाएगा कि जीरो वर्क डन हो रहा है। अब इसके एग्जांपल देख लो फटाफट। एग्जांपल है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे रख दिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे कितना वर्क डन करेगा, जीरो वर्क डन। जैसे कि ये ग्राउंड था, इस ग्राउंड के ऊपर आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ग्रेविटी इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ये फ्लोर इस पर ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स, जिसको नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, एनीवेज ग्रेविटी इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, लेकिन ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो इस केस में ग्रेविटी इस पर कितना वर्क डन कर रही है, जीरो वर्क डन कर रही है। So when an object is placed on the ground, then the work done by the gravitational force is zero because that object is not moving in the downward direction. वो फ्लोर पे रखा हुआ है, वो नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, फोर्स तो लग रहा है उस पर लेकिन वो मूव नहीं कर रहा। तो पहला एग्जांपल तो ये वाला होगा जिसमें फोर्स तो है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या नहीं हो रहा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। सेकंड एग्जांपल है अगर कोई पर्सन किसी लोड को कैरी करेगा तो उस केस में वो उस पर जीरो वर्क डन करेगा। जैसे कि ये पर्सन है और इसके हाथ में यहाँ पर ये सूटकेस है, ये सूटकेस को ऐसा कैरी करके खड़ा है, यहाँ पर इसने सूटकेस को ऐसा रखा हुआ है बस। तो इस केस में ये इस पर कोई वर्क डन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा। अब जैसे कि ये मेरे पास वाटर बॉटल है, तो ये वाटर बॉटल को मैंने इस तरह से कैरी करके रखा हुआ है, तो मैं इस पर मस्कुलर फोर्स तो लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ, लेकिन ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा। फोर्स ऊपर की तरफ